हेलो एवरीवन। आज है 18 अगस्त 2023 और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडिया सीक्रेट वॉर बीएसएफ एंड 9 मंथ्स टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश बाय उशिनोर मजूमदार। आप इमेज देख रहे हैं, ये है इस बुक की इमेज। इसका नाम है इंडिया सीक्रेट वॉर और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है उशिनोर मजूमदार। इस बुक में बताया गया है कि कैसे इंडिया बीएसएफ के थ्रू बांग्लादेश के फोर्सेस के साथ खड़ी होकर 1971 की वॉर लड़ी थी और बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी। 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, इसलिए इसके रोल के बारे में, मतलब बीएसएफ के रोल के बारे में उशिनोर मजूमदार ने डिस्कस किया है इस बुक में। तो दोस्तों जान लेते हैं कि 1970 वॉर क्यों हुई थी और उसके पीछे रीजन क्या था उसके होने का। तो दोस्तों 1970 से पहले यानी कि 1970 से पहले पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनका रूल चलता था, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे भी वेस्ट पाकिस्तान का रूल चलता था। लेकिन 1970 में इलेक्शन होता है और उसमें ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान और उसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की क्लियर कट मेजोरिटी मिलती है और उनकी जीत हो जाती है, जिससे लगभग ये तय हो जाता है कि शेख रहमान जो है वो बड़े आराम से पीएम बन सकते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो कि इतने सालों तक ईस्ट पाकिस्तान पे रूल किया है, वो अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव आ जाता है और थोड़ा थोड़ा मतलब खटास आ जाती है। पहले से ऑलरेडी थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी, सब कुछ उनपे जो पूरा रूल था वो वेस्ट पाकिस्तान का ही था। इससे वो आग और बढ़ जाती है। फिर दूसरा ये भी रीजन है कि कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि ये वेस्ट पाकिस्तान है, वैसे तो इंडिया ही है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। तो पहले तो पॉलिटिकल नेगोशिएशन हुए थे जो कि फेल भी हो गए। तो वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट होने से ईस्ट पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो भागने लगे। तो वो क्या किए कि आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम था, वो बांग्लादेश में आने लगे। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मतलब जो भी बॉर्डर है, मतलब जो भी हमारे स्टेट्स इस कंट्री को बॉर्डर करते हैं, वहां के लोग उस स्टेट में जाने लगे। इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस टाइम, इंडिया की प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने यानी कि अपनी आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और मुक्ति वाहिनी जो कि बांग्लादेशी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सिविलियंस द्वारा चलाई जा रही थी उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उससे वो लड़ी और बांग्लादेश जो है वो लिबरेट हो गया, यानी कि 1971 में बांग्लादेश को फ्रीडम मिल गई। तो ये थी थोड़ी सी कहानी इंडिया और बांग्लादेश की एक साथ लड़ने की पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको कि हम बहुत ही फेमस तरीके से बोलते हैं इंडो पाक वॉर 1971, ठीक है। और उसी में जो बीएसएफ का रोल था बांग्लादेश के लिबरेशन में, उस रोल के बारे में इंडिया सीक्रेट वॉर में उशिनोर मजूमदार जी ने बातें करी हैं। अब हम आते हैं चंद्रयान 3 लैंडर, इसके बारे में। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो लैंडर है वो सेपरेट हो गया है। सॉफ्ट लैंडिंग होने से पहले जो इसका मॉड्यूल होता है, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है, उससे जो लैंडर है, लैंडर का नाम हमारा है विक्रम, उससे वो सेपरेट हो गया है और अब वो लैंडिंग करने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। तो दोस्तों ये तो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा क्योंकि ये लैंडर है। जो रोवर है जो कि फिर जो मून है उसके सरफेस पे घूमेगा और रिसर्च करेगा, सारी चीजें कलेक्ट करेगा, उसका नाम है प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 मिशन को डिजाइन किया गया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए या उस गोल को अचीव करने के लिए जो कि चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली। हमारा ये एम था कि हम जो है एक चंद्रयान भेजेंगे मून की सतह पे या मून के सरफेस पे, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और मून के सरफेस पे जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो जो रोवर है वहां की वो
जो भी सैंपल होगा, मिट्टी होगी, उस पे मतलब कि वो घूमेगा, रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि लैंडिंग नहीं हो पाती है। चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को, और याद रखें चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। मतलब कि उसके तकरीबन 4 साल बाद, नहीं पूरे नहीं लेकिन तकरीबन 4 साल बाद हम चंद्रयान 3 को लेके आए हैं उस एम को अचीव करने के लिए, जो कि चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इनकी इमेज देख रहे होंगे कि इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम। ये डीआरडीओ के एक्स चीफ भी रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वेपनाइज किया था, और इतनी ही बात नहीं, वो डीआरडीओ के मतलब इतने अच्छे साइंटिस्ट थे कि उनका नाम बहुत फेमस है, और उनकी डेथ हो गई है। वो 87 ईयर्स के थे, और ऐसा बोला जा रहा है कि वो पार्किंसंस डिजीज और निमोनिया का ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, मतलब डेथ तो होनी ही है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पहला तो ये कि ये कौन थे और ये क्यों फेमस हुए। दूसरी बात ये कि ये डिजीज क्या है, पार्किंसंस डिजीज क्या होती है, निमोनिया क्या होता है, किसके थ्रू होती है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पार्किंसंस डिजीज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। होता क्या है कि इसमें जो मूवमेंट होती है उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है, हम नॉर्मल मूव नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम जब बोलते हैं तो हमें बोलने में भी दिक्कत आ जाती है, ट्रेमर्स फील होते हैं। जिस तरह कभी अर्थक्वेक आता है तो हमने ट्रेमर्स कोई कोई फील किया होगा, सारे लोगों ने नहीं लेकिन किसी किसी ने तो फील किया ही है ट्रेमर्स। जिस तरह मैंने बहुत अच्छे से ट्रेमर फील किया है, तो वो ट्रेमर्स फील होते हैं। मतलब एक तरह से देखिए तो शिवरिंग टाइप फील होता रहता है हाथों में, या कोई ऐसा एक पार्ट होता है जहां पे ट्रेमर्स फील होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डोपामाइन जो है उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है। उसका लेवल ड्रॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो नर्व सेल है वो ही डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब कि जब नर्व सेल डैमेज हो जाता है तो डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है या गिर जाता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें हमें बोलने की दिक्कत आती है, हम सही से चल नहीं पाते हैं, मतलब कांपते हैं, ट्रेमर्स फील होते हैं। तो इसको हम पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ठीक है, और ये हम देखें डोपामाइन के बारे में भी जरा दो शब्द हम जान लेते हैं कि डोपामाइन जो है वो एक केमिकल है जो बिहेवियरल सिग्नल्स को सेंड करता है ब्रेन से बॉडी तक। ठीक है, मतलब बिहेवियरल, ऑब्वियसली चलना, बोलना, फिरना, ये सब तो बिहेवियरल ही हमारा, मतलब उसके सिग्नल को ये सेंड करता है ब्रेन से बॉडी तक। और ये 6 से 60 साल के लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, और पूरे वर्ल्ड में अभी देखा जाए तो 10 मिलियन लोग इस डिजीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, आप आगे इमेज में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इसके सिम्टम्स हैं। स्लोनेस इन मूवमेंट, स्पीच चेंजेस, ट्रेमर्स, इम्पेयर्ड बैलेंस, बैलेंस ही नहीं रहेगा आपका, स्मेल लॉस हो जाती है, फ्लैटुलेंस होता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। अब हम जानते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया हमने आए दिन सुनते रहते हैं, इसको निमोनिया हो गया, उसको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया होता क्या है? ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को इफेक्ट कर देता है। और ये होता किससे है? वैसे फेमसली तो हम जानते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसको कि हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं, उससे हमें निमोनिया होता है। लेकिन उसके अलावा भी वायरस और फंजाई से भी ये निमोनिया होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मतलब बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई क्या करते हैं, ये लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। उसमें सूजन आ जाती है, एयर सैक्स में सूजन आ जाती है, और पूरे एयर सैक्स में, या फिर बोले तो एल्वियोलाई, एक पर्टिकुलर वर्ड है बायोलॉजी का, उसको मैं यूज कर रही हूँ। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, हमें उस टाइम सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हो जाते हैं ये निमोनिया के हो जाते हैं। और डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम ये इन्हीं दोनों ट्रीटमेंट को ले रहे थे, मतलब इन दोनों डिजीज से वो सफर कर रहे थे और उन्हीं का ट्रीटमेंट करा रहे थे। ठीक है, और उनकी अनफॉर्चुनेटली 87 एज में डेथ हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, चाइना अपीयर्स टू बी बिल्डिंग एन एयर स्ट्रिप ऑन ट्रेटॉन आइलैंड
which is a disputed island on South China Sea. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ऐसा देखा गया है, सैटेलाइट की इमेजेस आई हैं जिसमें देखा जा रहा है कि चाइना जो है वो एक एयर स्ट्रिप बना रहा है ट्रिटोन नाम के एक आइलैंड पर, जो कि एक साउथ चाइना सी का डिस्प्यूटेड आइलैंड है। और ये जो ट्रिटोन आइलैंड है वो पैरासेल ग्रुप में है। पैरासेल ग्रुप क्या है कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है और उसका एक मेजर आइलैंड है ट्रिटोन आइलैंड। और इस आइलैंड को चाइना, ताइवान, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये है ट्रिटोन आइलैंड और ये पूरे ग्रुप हैं। ये पैरासेल आइलैंड है, मतलब कि पैरासेल आइलैंड मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसका एक मेजर आइलैंड है, उसको ट्रिटोन आइलैंड कहते हैं। और इस ट्रिटोन आइलैंड पे 3 कंट्रीज जो है वो क्लेम करती हैं कि वो उनका है। जिस तरह की एक तो चाइना हो गई, एक वियतनाम हो गया और एक ताइवान। चाइना आप यहाँ देख रहे हैं, वियतनाम यहाँ पे है और ताइवान भी है, अभी इस इमेज में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 3 कंट्रियों द्वारा क्लेम किया जाता है कि ट्रिटोन आइलैंड उनका है, चाइना, वियतनाम और ताइवान। ठीक है, और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो ये पैरासेल आइलैंड है या फिर उसको पार्सल आइलैंड भी कहते हैं, कहीं कहीं उसको जिशा आइलैंड भी बोला जाता है। मतलब अगर कोई आपको बोले, क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिटोन इज अ पार्ट ऑफ जिशा आइलैंड और स्पार्थले, तो जिशा को आप टिक लगा देना, क्योंकि जिशा आइलैंड मतलब कि पैरासेल आइलैंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चाइना का जो एयर स्ट्रिप बना रहा है उसके बारे में डिस्कशन। आप सबको पता है कि चाइना जो है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, वो साउथ चाइना सी को भी क्लेम करता है कि पूरी सी उसकी है। क्यों? क्योंकि उस पे नाम है चाइना का, साउथ चाइना सी है, इसलिए चाइना बोलता है ये हमारा है, क्योंकि इस पे नाम है हमारा साउथ चाइना का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, इंडिया कंसिडर्स वीट इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंट टू कम प्राइसेस। भाई रशिया कुछ भी हो, बोला जाता है कि अगर इंडिया का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो है रशिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने 2017 में यानी कि 2017 के बाद से ही वीट इंपोर्ट किसी भी कंट्री से नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इंपोर्ट है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वीट की सप्लाई को बूस्ट करना है, और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो जो इन्फ्लेशन है अभी इंडिया में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में वीट, ये आप देख रहे हैं, ये जो वीट है मार्केट में, इस वीट या गेहूं की जो सप्लाई है वो कम है, और कम होने की वजह से उसके जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं, और जो बढ़े हुए प्राइस को पे कर सकता है वो गेहूं खरीद लेता है। तो इसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ही वीट सप्लाई बढ़ाई जानी चाहिए। और अब कैसे बढ़ेगी वो वीट सप्लाई? अगर मार्केट में कम है तो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इंडिया को फिर कहीं ना कहीं से तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है ताकि वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि ये स्ट्रेटजी है कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर दें और वीट सप्लाई को इंडिया में बढ़ा दें। इसलिए इंडिया जो है ये डील करना चाह रहा है रशिया से कि डिस्काउंट रेट पे चीजें वो रशिया से मतलब इंपोर्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच लोन इज गिवन बाय एडीबी टू मेघालय गवर्नमेंट फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ। ये एक प्रोग्राम है जो कि मेघालय गवर्नमेंट ने चलाया है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें कितना अपना फंडिंग दिया है। ऑप्शन ए है 40.5 मिलियन $, ऑप्शन बी है 45.5 मिलियन $, सी है 48.5 मिलियन $, या फिर डी 41.5 मिलियन $। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 40.5 मिलियन $। उसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि मेघालय गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के लिए कितनी फंडिंग दी है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने 15.27, याद रखिएगा, 15.27 मिलियन $, जो है उसने फंडिंग दी है। यानी कि एडीबी और मेघालय गवर्नमेंट दोनों ने इसमें फंडिंग दी है इस प्रोग्राम में। उसके अलावा हम और जान लेते हैं कि मेघालय की कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है शिलोंग, और मेघालय में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब स्टार्ट हुआ है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और दूसरी बात यह कि मेघालय में 9 साल बाद, आप सोचिए 9 साल बाद फिर से कोल माइनिंग स्टार्ट हुई है। यानी कि इतने सालों से यहाँ पे कोल माइनिंग स्टार्ट नहीं थी, बंद कर दी गई थी, तो दोबारा से ये 9 साल बाद स्टार्ट हुई है।
तो ये हमने मेघालय गवर्नमेंट और मेघालय के बारे में जाना। उसके अलावा हम जानते हैं अब एडीबी के बारे में, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मनीला, मतलब फिलीपींस में। और इसको फॉर्म कब किया गया था, मतलब कौन से साल में ये फॉर्म हुआ था या फिर बनाया गया था, तो उसका ईयर है 1966। तो आप देखिए कि इतने सारे पॉइंट्स हम इस एक क्वेश्चन से देख लिए। ऐसे ही हम आगे और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसके बारे में आपको बताती चलूंगी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द ई ऑफिस सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड? कन्नौज, लखनऊ, वाराणसी या फिर आगरा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। अबुआ आवास योजना, ये आप जरूर याद रखना। वैसे याद तो सभी कुछ रखना है क्योंकि करंट अफेयर्स से आप जो भी एग्जाम देंगे नहीं पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ से उठा के कमीशन पूछता है, तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो जो पढ़ना है वो आपको इस लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अबुआ आवास योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड में अबुआ आवास योजना स्टार्ट की गई है। और उसके अलावा झारखंड का जो जमतारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके जितने भी विलेजेस हैं वहां पे लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी गई है, मतलब कि इसके सारे विलेजेस में लाइब्रेरी है। और दूसरी बात ये झारखंड का एक और है कि इसकी जो कैपिटल है रांची, वहां से आयुष्मान भारत 2018 में स्टार्ट हुआ था या फिर लॉन्च किया गया था। तो 2018 में आयुष्मान भारत जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो रांची से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम ऊषा कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? अगर आपने मेरा कल का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा अगर छूट गया हो तो, या फिर मैं आगे और आपको बताती जाऊंगी कि यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है अगर मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है, कि कोई भी वो स्कीम दे देती है और पूछती है कि दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, या फिर ऐसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेती है कि मतलब मिनिस्ट्री का नाम बताओ, या फिर इस मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, ये सारे स्टेट सर्विसेज और एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमें और भी स्कीम्स का पता होना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा फेमस, हर कोई जानता है। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान है, पीएम श्री स्कूल, ये ऐसी स्कीम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हैं। और भी हैं लेकिन आपको धीरे धीरे मैं आप बताती जाऊंगी ताकि याद रहे। विच वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर लॉन्च्ड बाय CSIR and BRI? पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि ये है कहाँ, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे NBRI है। और ये जो नाम है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका अभी पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। नमो 108, नमो 150, नमो 160, नमो 300। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, नमो 108। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नमो 108 इज अ वैरायटी ऑफ व्हाट, मतलब फ्लावर, वीट, ऐसे कभी चीजें आ जाती हैं। तो आपको होना चाहिए कि नमो 108 जो है वो लोटस फ्लावर की वैरायटी है जो कि CSIR NBRI ने लॉन्च की है, और ये NBRI जो है वो लखनऊ में लोकेटेड है। कंट्रीज फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर ड्रोन्स स्टार्टेड इन विच स्टेट? राजस्थान, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली या फिर कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी। उसके अलावा रिसेंटली चेन्नई में 7th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फॉर मेन हुआ था। ये हॉकी से रिलेटेड चैंपियंस ट्रॉफी है, ये याद रखिएगा। और इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे है? वो है ग्वालियर, MP में। और इंडिया का पहला स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूवल दी है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये तो चीजें इससे रिलेटेड हो गई, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री ओनम किट? इसका करेक्ट आंसर
अभी मैं बाद में बताती हूँ। तो इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है केरला। ओणम फेस्टिवल जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लीजिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इन आईआईटी दिल्ली, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर आईबीएम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि विप्रो। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस जो है वो दुबई में स्टैब्लिश किया जा रहा है। Who is appointed as हरियाणा's new DGP? तो जो भी बच्चे हरियाणा पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के न्यू डीजीपी कौन बनाए गए हैं। शत्रुजीत कपूर, राम नारायण सिंह, दीपक सोलंकी या फिर किरण अस्थाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शत्रुजीत कपूर। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च्ड इन विच सिटी। विच सिटी या फिर विच स्टेट भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑप्शन है चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई यानी स्टेट तमिलनाडु। अब हम दूसरे फैक्ट्स भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस के थ्रू नहीं है, ये वन लाइनर है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह की इरफान अ लाइफ इन मूवीज, ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है? तो इसके ऑथर हैं शुभ्रा गुप्ता। दूसरा है नशा मुक्ति बंगाल कैंपेन, ये इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। उसके अलावा अगर हम देखें, इससे थोड़ा सा हम रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं कि वर्ल्ड ड्रग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ड्रग डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून को। और एक निदान पोर्टल है जिसको कि वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे नार्कोटिक ऑफेंडर से रिलेटेड डाटा का। मतलब यहाँ पे आपको सारी चीजें नार्कोटिक से रिलेटेड जो भी डेटा हैं वो सारी चीजें इस पोर्टल पे यानी कि निदान पोर्टल पे मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ये किसकी एक्सरसाइज है? ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि ईयर 2024 में ऑर्गेनाइज की जाएगी। वानिडू हरंगा, ये एक बॉलर थे, ऑलराउंडर भी थे, श्रीलंका के थे। इन्होंने अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो याद रखिएगा कि ये जो वानिडू हरंगा हैं ये क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं। और ये कौन से देश से खेलते हैं या फिर खेलते थे? तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। जॉर्ज लेडली अवार्ड वॉज गिवन टू राज शेट्टी। शेट्टी या फिर चेट्टी, मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि ये अवार्ड किसको मिला। ये है राज शेट्टी को। ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। उसके अलावा ये अवार्ड जो है, मतलब जॉर्ज लेडली अवार्ड जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। और इनको ये अवार्ड इनके काम अमेरिकन ड्रीम के लिए मिला है। यानी कि राज शेट्टी का वर्क है जिसको कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, उसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको ये अवार्ड दिया है। इंडियन नेवी हैंडेड ओवर डोनियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। मतलब इंडियन नेवी ने श्रीलंका को डोनियर एयरक्राफ्ट जो है वो दिया है। फिर इंडिया की जो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो आपको ये भी बता दूं कि ये चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो ये चैंपियनशिप हुई थी बाकू में, अजरबैजान में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारे सारे फैक्ट्स के थ्रू हो गई चीजें याद, या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो फैक्ट्स हैं। फिर हमने करंट अफेयर्स को MCQ के भी थ्रू करके देखा। उसके अलावा हमने उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी कि जिस तरह की पार्किंसंस डिजीज क्या है, साउथ चाइना सी में क्या अभी चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें पढ़ी। और ऐसे ही हम डेली बेसिस पे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये हमने लिंक दी हुई है, फॉलो जरूर करें। थैंक यू।